हेलो गाइस। तो जितने भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो भी 2021 के लिए और तो देना है जिनको भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी और ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। काफ़ी वीडियो है पिछले ईयर जो मैंने सॉल्व कराया था, तो आप लोग को सभी वीडियो रिवाइज करने हैं। वह पिछले साल मैंने कराया है या अभी मैं करा रहा हूँ। तो चलिए, ये वीडियो जो है ये हिंदी में है, तो अभी आप ऐसे मत बोलिए कि इंग्लिश में कराइए। जो मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों करा रहा हूँ, तो काफ़ी स्टूडेंट हिंदी में देखते हैं तो हिंदी के लिए, और इंग्लिश में तो इंग्लिश के लिए। और काफ़ी वीडियो मैं सोचता हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों रहे, लेकिन मिलता नहीं है काफ़ी। तो चलिए, जो वीडियो मिल रहा है आप लोग एंजॉय करिए और देखिए क्वेश्चन सभी जगह से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये सभी कराए जा रहे हैं। तो जैसे देखिए, काफ़ी बेसिक से बता दे रहा हूँ कि ये देखिए, ये भौतिक राशि है, ये साई मात्रक है, ये प्रतीक है। ये तीन चीज़ आपको रटा होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी और ये साई मात्रक और ये सिंबल किससे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे लंबाई को किस में करते हैं, मीटर में। मीटर कैसे लिखा जाता है, एम से, स्मॉल एम से। द्रव्यमान का एसआई मात्रक या इकाई होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का उसको केजी से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से भार जो होता है, भार को न्यूटन से एसआई मात्रक होता है और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से लिखते हैं। आयतन को किससे करते हैं, घन मीटर को। मीटर क्यूब को घन मीटर कहते हैं। घनत्व जो होता है उसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है या घन मीटर, किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ये चीज़ हो गया। अब ये देखिए, नेक्स्ट दाब को किस में करते हैं, दाब को पास्कल में, पीए से इसको डिनोट करते हैं। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि दाब का एसआई मात्रक कौन है, एसआई यूनिट कौन है, एसआई मात्रक कौन होता है, ऐसे दिया रहता है ऑप्शन में पीए करके। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ताप को केल्विन में हम लोग नापते हैं। केल्विन का ये सिंबल जो होता है कैपिटल के होता है। बल का न्यूटन को किससे, कैपिटल एन से। ये देखिए, कार्य दिया है या ऊर्जा या उष्मा, इसका एसआई मात्रक जूल ही होता है, जिसको कैपिटल जे से हम लोग डिनोट करते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट शक्ति मीन्स पावर को किससे करते हैं, वाट से। वाट को डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा गया है, जिसका ओम होता है। ओम किससे डिनोट करते हैं, ऐसे, ओम ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। तो कैसे ऑप्शन में दिया था, ये स्मॉल सी स्मॉल डी, इसको कैंडेला से डिनोट करते हैं, सीडी से। आवृत्ति का क्या एसआई मात्रक, हर्ट्स होता है। हर्ट्स का कैपिटल एच और स्मॉल जेड। पदार्थ की मात्रा को किससे करते हैं, मोल से। ये देखिए, स्मॉल एन से कभी कभी इसको डिनोट करते हैं। ये देखिए, मोल लिखा गया है। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन ने कितने गति का नियम दिया था, तो न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। तो हम लोग फर्स्ट नियम जो न्यूटन्स के देखने वाले हैं, ये देखिए विशेषता क्या है, उदाहरण भी दिया गया है। तो इनका जो प्रथम नियम की विशेषता था वो फर्स्ट देखिए, वस्तुओं की आरंभिक अवस्था या गति हो या विराम हो, या चल रही हो या रुकी हो, कोई भी अवस्था हो किसी भी वस्तु का, तो उसमें स्वतः परिवर्तन नहीं होता। यह क्या न्यूटन्स के प्रथम नियम का पहला है। ये देखिए, सेकंड प्रथम नियम को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि न्यूटन्स के प्रथम गति का जो नियम था उसको क्या कहते हैं, किस नाम से और जानते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है न्यूटन्स के प्रथम नियम को। प्रथम नियम जो दिए थे, गति का प्रथम नियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और इसका थर्ड पॉइंट देख लीजिए, प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि न्यूटन्स गति के नियम के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो प्रथम।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण ये देखिए, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री को आगे की ओर झुकना पड़ता है। तो उसमें क्या लगता है, जड़त्व का नियम भी लगता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर झुक जाना पड़ता है। तो ये तो महसूस आप किए होंगे, ये भी प्रथम नियम का ही रूल रेगुलेशन होता है। गोली मारने पर कांच में गोल छेद होता है। अगर कांच में आप गोली मारते हैं तो गोल ऐसे वो गोली पार कर जाती है छेद की तरह, तो उसमें भी यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल कणों का झड़ना, ये भी न्यूटन्स गति के प्रथम नियम को ही फॉलो करता है। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन्स के गति का सेकंड नियम जो है, सेकंड नियम क्या होता है, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है तथा परिवर्तन बल की दिशा में होती है। ये देखिए, दूसरा देखिए, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F = फोर्स = मास इंटू एक्सीलरेशन। ये होता है फोर्स का फार्मूला होता है। तो ये चीज़ सेकंड नियम से आया था गति का, जो न्यूटन्स का गति का सेकंड रूल है ये है। तो ये काफ़ी बार पूछा ही गया है। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जो है, तेज गति से आती हुई गेंद को कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं जिससे हाथों में चोट ना लगे, इसीलिए तो पीछे खींचते हैं और आसानी से कैच हाथ से निकले ना। गाड़ियों में स्प्रिंग एवं शॉक एब्जॉर्बर को लगाया जाता है। कील को अधिक गहराई तक गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, फोर्थ, कराटे जो होते हैं, खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों को पट्टी तोड़ना होता है। तो ये कौन सा, F = m है। ये आता है द्वितीय न्यूटन्स के गति का द्वितीय नियम। और तृतीय नियम देखिए, तृतीय नियम जो है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रक्रिया होती है। एक्शन रिएक्शन आप देखे होंगे, एक्शन रिएक्शन, ये चीज़ एक्शन REACTION, एक्शन रिएक्शन। मान लीजिए किसी चीज़ को आप मारते हैं, मान लीजिए दीवार पे आप मारते हैं तो आपके हाथ में भी चोट लगता है, दीवार को भी लगता है और हाथ में। जैसे किसी आप पर्सन को मारिए, एक चाटा मारिए तो उसको भी चोट लगता है और आपके हाथ में भी। तो आप एक्शन करते हैं तो और रिएक्शन भी करता है आपको, तो वही चीज़ है एक्शन रिएक्शन। जो रूल था, नियम था न्यूटन्स के गति का नियम, वो तृतीय रूल था। ये देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन इसी को कहते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है। जैसे देखिए, रॉकेट का आगे बढ़ना, जैसे देखिए रॉकेट जब दीपावली में उड़ाए होंगे तो ऊपर जाता है, पीछे एक फोर्स भी लगाता है। बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना। नाव से ज़मीन पर कूदने पर नाव का विपरीत दिशा में अथवा पीछे हटना। तो ये क्या है, ये तृतीय नियम को फॉलो करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, समतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समतल दर्पण को कहते हैं, कौन सा मिरर कहेंगे, समतल दर्पण। मतलब समतल दर्पण को आप बोलेंगे प्लेन मिरर बोलेंगे, PLANE, प्लेन मिरर। क्या किसको बोलते हैं, समतल दर्पण को क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का क्या उपयोग होता है, आईने में उपयोग किया जाता है। पारदर्शी अथवा पेरिस्कोप, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। बहुरूप पारदर्शी अथवा कैलिडोस्कोप। मोटर कार के पृष्ठ दृश्य दर्पण, रियर। ये देखिए जो फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण को कौन सा मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया। मोटर कार के पृष्ठ दृश्य दर्पण, रियर व्यू मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। तो पूछते हैं मोटर कार के रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण यूज होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर। ये अच्छे से देख लीजिएगा, तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार नहीं 2-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी उत्तल दर्पण ही यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, ये अवतल मीन्स कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव मिरर जो होता है, ये इसका उपयोग क्या होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण उसको कहते हैं, ये सोलर कुकर में यूज किया जाता है। हजामती दर्पण मतलब दाढ़ी बनाने में जो दर्पण यूज किया जाता है वो कॉनकेव दर्पण ही होता है। और रिफ्लेक्टिंग
टेलीस्कोप में भी यूज किया जाता है, और सर्च लाइट मोटर कार की हेडलाइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोटर कार की हेडलाइट में तथा टार्च में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, तो कॉनकेव दर्पण यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। ये क्वेश्चन पूछा गया है। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच हेतु डॉक्टर द्वारा जो दर्पण यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण ही होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ा एनसीईआरटी फैक्ट भी देख लेते हैं कैसे क्या है। एनसीईआरटी फैक्ट में आपको क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। कौन सा जो पढ़ने में काम वाले दर्पण में कौन सा लेंस यूज होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही बात है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ये पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग किस रंग का दिखाई देता है? काला। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखेगा। ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। तो ये देखिए अपवर्तन का क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन। तो ये देखिए, तो ये पॉइंट जो है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? REF, RACTION, रिफ्रैक्शन कहेंगे, उसी को अपवर्तन कहते हैं। पानी में डूबी हुई छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, तो इसको पानी में कोई छड़ी डाल देते हैं तो उसमें अगर देखते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो अपवर्तन रिफ्रैक्शन की वजह से। तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन की वजह से, ये भी क्वेश्चन पूछता है। पानी से भरी हुई बाल्टी को गहराई का कम प्रतीत होना रिफ्रैक्शन की वजह से। पानी से भरे बर्तन की तली में पड़े हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना रिफ्रैक्शन की वजह से। जल के अंदर मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई पड़ना रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से। सूर्योदय के कुछ समय पूर्व एवं सूर्य के सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई पड़ना रिफ्रैक्शन की वजह से। रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई पड़ना वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से सब होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग प्रकीर्णन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो प्रकीर्णन करने वाले हैं। प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। SCATTERING, स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन इंग्लिश में। तो ये देखिए, इसका हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। प्रकीर्णन जो होता है, आकाश तथा समुद्र का नीला दिखाई पड़ना किसकी वजह से? स्कैटरिंग की वजह से। उगते एवं डूबते समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्र का नीला दिखाई पड़ना, आकाश तथा समुद्र का नीला दिखाई पड़ना किसकी वजह से? स्कैटरिंग, प्रकीर्णन की वजह से। दिन के समय सूर्य का सफ़ेद दिखाई पड़ना किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। ये सभी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। व्यक्तिकरण, जिसको इंटरफेरेंस कहते हैं। व्यक्तिकरण को इंटरफेरेंस कहते हैं इंग्लिश में। INTER, इंटर, FERENCE, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस भी देख लेते हैं। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना किसकी वजह से? इंटरफेरेंस, व्यक्तिकरण की वजह से। जल की सतह पर फैले हुए केरोसिन तेल का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना व्यक्तिकरण की वजह से। तो ये चीज़ हो गया। क्वेश्चन यहाँ से भी खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आसान क्वेश्चन होता है, आपको गलत नहीं करना है। मैंने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है वीडियो में। चलिए आज भी डिस्कस कर देते हैं। चलिए आप लोग वीडियो को 100% वीडियो को रिवाइज करें। जितनी भी वीडियो है चैनल पे डेली आप लोग टारगेट बना लीजिए और डेली प्लेलिस्ट वाइज चैनल पे वीडियो रिवाइज करिए। कैसे चैनल पे आपको प्रिपरेशन करना उसकी एक वीडियो मैंने बनाया था, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। जैसे देखिए, दृष्टि दोष दिया गया, लक्षण दिया गया है और उसको उस लक्षण को कैसे ठीक किया जाएगा। मान लीजिए आँख में कोई बीमारी हो गई, ये सब आई की बीमारी सब होती हैं ये, तो ये सब का कैसे निवारण किया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। मायोपिया क्या है? एक डिजीज है, एक बीमारी है मायोपिया। ये आँख की बीमारी है मायोपिया। अगर मायोपिया डिजीज हो जाता है
तो लक्षण क्या दिखते हैं, व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, उसको नज़दीक की वस्तु तो दिखाई पड़ती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, तो उसको कौन सी डिजीज हुआ है, तो उसको कहेंगे मायोपिया। ऐसे क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को मायोपिया डिजीज है तो उसको सही करने के लिए जब चश्मा उसमें बनेगा, कौन सा लेंस मतलब यूज किया जाएगा। तो लेंस जो यूज किया जाता है वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मायोपिया को ट्रीटमेंट में। तो अवतल का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं कॉनकेव कहते हैं, CONCAVE कॉनकेव, LENSE लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है अधिक, और हाइपो अगर दिया होता तो क्या होता, हाइपो अगर ओ लगा दिया तो कम हो जाएगा, और अगर PIER लगा दिया तो क्या हो गया, अधिक वाला। तो दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है परंतु नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। हाइपर मतलब अधिक वाले, दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगी, हाइपर दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगी बट नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है परंतु नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, तो उसको कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, तो दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को अगर सही करना है तो आपको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, उत्तल लेंस। उत्तल मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ये लेंस यूज किया जाएगा, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेस बायोपिया, एक डिजीज ये भी है, प्रेस बायोपिया भी है। इसमें क्या होता है, प्रेस बायोपिया में वृद्धावस्था में आँखों की सामंजस्य क्षमता घट जाने के कारण व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, मतलब न पास की न दूर की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। और अगर इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा तो निवारण हेतु इसमें द्विफोकसी लेंस यूज किया जाएगा, मीन्स बाईफोकल लेंस का प्रयोग यूज किया जाता है प्रेस बायोपिया के ट्रीटमेंट में, बाईफोकल लेंस जिसको हिंदी में कहते हैं द्विफोकसी लेंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये देख लीजिए अबिंदुकता अथवा ये हटाइए, ये कभी पूछा नहीं गया है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट इसमें मैंने काफ़ी, ये देख लीजिए एक बार, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये एक बार देखे रहेंगे तो हाँ थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट जब याद रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये रटने वाले क्वेश्चन है। जैसे देखिए उपकरण दिया गया है, इक्विपमेंट कुछ दिए गए हैं और उसके कौन से साइंटिस्ट थे जो खोजे थे, तो एक बार इसका स्टडी आप लोग ज़रूर करिएगा। जैसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एक्सरे पूछा गया था, कौन से साइंटिस्ट ने एक्सरे को खोजा था, तो रोंटेजन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे का क्या किया था, डिस्कवरी किया था। और ट्रांसफार्मर देख लीजिए, माइकल फैराडे हो गया। रेफ्रिजरेटर भी पूछा गया, हैरिसन तथा कैटलिन ने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें देख लीजिए और कौन सा पूछा गया था, डायनामाइट पूछा था अल्फ्रेड नोबेल ने। तो ये देखिए और कौन से आप देखेंगे इसमें, ऐसे आप सभी एक बार, स्टीम इंजन भी एक बार पूछा गया था जेम्स वाट ने, तो ये भी देख लीजिएगा जेम्स वाट ने क्या डिस्कवर किया था, स्टीम इंजन। ये देखिए फाउंटेन पेन देख लीजिए, फाउंटेन पेन एक साइंटिस्ट थे LI वाटरमैन। और एक ये भी देख लीजिए टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम ने। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में। तो एक बार ज़रूर आप लोग इसको ऐसे ज़रूर देख के जाइए। टेप राइटर सी सोल्स ने, ये भी पूछा गया है। और इसमें देख लीजिए टेलीविज़न किसने, तो जॉन लोगी बेयर्स ने। तो एक बार ये ज़रूर ऐसे देख लेंगे तो हो जाएगा आपको। और क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, सिंपल क्वेश्चन तो नहीं गलत होने चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये देखिए, तो ये हो गया आपका बेटिन, ये मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप लोग एंजॉय करिए और अच्छे से पढ़ाई ज़रूर करिए। अभी इंग्लिश में भी वीडियो आएगी और क्वेश्चन तो अच्छे से मैं कराऊंगा।
कराऊंगा। अभी जैसे ही फॉर्म आएंगे ना आपको सूचना दिया जाएगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे और अच्छे से पढ़ाई तो आप लोग करिए ही, फॉर्म का इंतज़ार मत करिए, अभी पढ़ाई करिए। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म तो 100% आएंगे तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही है, तो देने के पहले तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेन तो यही है। तो अभी आप क्या करिए, अभी आप पढ़ाई रेगुलर करिए, 24 घंटे में 10 घंटे रेगुलर कंटिन्यू बना के रखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।